एक मौत इस वक्त भिलवाड़ा से लेकर गुजरात तक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मौत होती है जिसमें लड़के का नाम होता है राजकुमार। राजकुमार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। सपना आईएएस अफसर बनने का था और इसके लिए वो गुजरात अपने पिता के पास पहुंचा। पिता का नाम यहाँ पर रतनलाल जाट होता है। तो इसने गुजरात में राजकोट के पास गोंडल एक जगह है, उसी गोंडल में इसने अपने पिता के घर के पास एक कमरा किराए पर ले लिया था ताकि पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, और ये उसी कमरे में अपनी स्टडी किया करता था। 2 मार्च की बात है। राजकुमार शाम को मंदिर के लिए निकला था, लेकिन जब वो लौटा नहीं तो पिता यहाँ पर परेशान हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता था। राजकुमार के पिता रात 10:30 बजे के आसपास मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में राजकुमार वहां पे मौजूद होता है। वे उसे बाइक पर बिठाते हैं। बाइक हालांकि राजकुमार चला रहा होता है और दोनों बाप बेटा यहां से निकल जाते हैं। अचानक एक स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर पर राजकुमार बाइक का बैलेंस बना नहीं पाता है और उसके पापा उछलकर बाइक से नीचे उतर जाते हैं। बेटे बाइक घुमा के वापस पिता के पास लेके आता है और अब पिता और बेटे दोनों में बहस हो रही थी। पिता बेटे को समझा रहे थे कि तुम ठीक से बाइक नहीं चला रहे हो। अब इत्तेफाक से जहां पर ये बहस हो रही थी वो घर उसी गोंडल विधानसभा क्षेत्र के विधायक का था। वो विधायक इस वक्त एक महिला होती है, नाम उनका गीता जडेजा होता है। अब इनकी भी एक कहानी है। ये जो अभी महिला विधायक है उनका नाम है जयराज सिंह जडेजा। जयराज सिंह जडेजा एक बाहुबली नेता है, अच्छे खासा इनका जलवा है और ये वहीं से पहले विधायक थे। लेकिन उनके ऊपर 2 कत्ल का इल्जाम लग जाता है, मामला कोर्ट में जाता है और अब ये चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो जयराज सिंह जडेजा ने अपनी जगह अपने बीवी को टिकट दिलवा दी और उसके बाद चुनाव वहां पे लड़ते हैं। अब जब चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें टिकट मिलती है बीजेपी की तरफ से और वो वहां पे जीत जाती है। अब वो विधायक है और 2 बार वो वहां से जीत चुकी है और अभी भी करंट विधायक उसकी वाइफ जो गीता है वही है। अब ये जो जयराज सिंह पूर्व विधायक था और उसकी पत्नी जो गीता जो कि अभी विधायक है, इन दोनों का एक बेटा है गणेश जडेजा। पर पिता जयराज सिंह जडेजा की तरह गणेश जडेजा के ऊपर भी कुछ इल्जाम लगे हुए हैं। उसके ऊपर इल्जाम था एक दलित युवक को पीटने का। इस इल्जाम में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, जेल भी भेजा था, फिर वो जमानत पर बाहर आया है और इस वक्त भी वो जमानत पर ही है। अब कहानी यहाँ पे ये है कि उधर राजकुमार और उसके पिता रतनलाल बाइक पर आ रहे हैं। स्पीड ब्रेकर के पास पिता उतर गए, बेटा बाइक घुमाकर लाता है। बाप यहाँ पर फिर बेटे को डांट रहे हैं कि तुम ढंग से गाड़ी चलाया करो, एक्सीडेंट हो सकता है अगर ऐसा नहीं करोगे तो। अभी इस दौरान में दोनों में जो बातचीत हुई थोड़ी वो ऊंची आवाज में हो रही थी। इत्तेफाक से जिस जगह पर ये बात हो रही थी उसी जगह के बराबर में ही वहां के एमएलए का ये घर होता है। अब उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड बाकी लोग भी वहां पे इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि शोर मचा रहा है कोई, तो वो वहां पे आते हैं और अब इन दोनों को वो अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर कुछ और भी लोग होते हैं। बकायदा बाप बेटी को कुर्सी पे बैठाया जाता है। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक वहां वो रहते हैं। फिर ये बाप बेटे वहां से निकल जाते हैं, बाइक पर बैठते हैं और घर चले जाते हैं। अब यहाँ पे वारदात के बाद पुलिस ने घर के अंदर के जो सीसीटीवी फुटेज थे, उस एमएलए के घर के अंदर के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो पुलिस ने यहाँ पे मीडिया को दिया। लेकिन जो फुटेज दिया है वो कटा हुआ फुटेज है, यानी कि पुलिस के द्वारा मीडिया को जो फुटेज दिया गया है वो सिलेक्टेड विजुअल दिया गया है। घर के बाहर आने का नहीं दिया गया है। घर के अंदर गए हैं, कुछ देर बैठे हैं, 2 से 3 मिनट की क्लिप है, वो चीज दी गई है। लेकिन वो बाहर किस हालत में गए हैं, कैसे गए हैं, वहां पे 20 मिनट तक क्या बातें हुई, किस तरीके का वहां पे माहौल था, ये कुछ भी दिखाया नहीं गया है। और ये सब जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं ये सब राजकुमार के पिता ने बताई है। अब घर के बाहर की आगे की कहानी यह है कि राजकुमार के पिता रतन का कहना है कि वो अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पहुंच जाते हैं अपने घर। फिर राजकुमार ने कहा कि अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, पढ़ाई करनी है और फिर सुबह उठना है। तो वो अपने कमरे में चला जाता है। अब 2 से 3 मार्च की सुबह हो जाती है। 3 मार्च की सुबह रतनलाल अपने बेटे के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि राजकुमार वहां पे है ही नहीं, वे कमरे से गायब है। उन्हें लगा कि वो कहीं आसपास गया होगा। फिर वो उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई अता पता नहीं चलता है। आखिरकार उन्होंने शाम को थक हार कर पुलिस में जाकर इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी।
पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिख ली, लेकिन राजकुमार का कोई सुराग यहाँ पर नहीं मिलता है। इस तरह 6 दिन बीत जाते हैं। 9 मार्च को अचानक राजकुमार के पिता रतन लाल को पुलिस का फोन आता है और कहती है पुलिस की आप राजकोट के एक सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पे आ जाइए। फिर वो उस सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक मुर्दे घर में ले जाया जाता है। मुर्दे घर में एक लाश दिखाई जाती है और कहा जाता है कि आप इसको पहचानिए। लाश देखते ही रतन लाल रो पड़ते हैं। वो उसके बेटे राजकुमार की ही लाश होती है। अब उन्हें यहाँ पे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। इसी दौरान पुलिस वाले बताते हैं कि आपके बेटे की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है, पर किस गाड़ी ने मारी है, कैसे मारी है, कहां मारी है, हमें अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये लाश तो कई दिनों तक यहाँ मुर्दे घर में पड़ी हुई थी, लेकिन फिर हमें पता चला कि राजकुमार नाम का एक लड़का गायब है, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है शिनाख्त करने के लिए। अब जब पिता को ये सारी बातें पता चलती है तो पिता ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता हूं कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, इसके पीछे साजिश है। और उन्होंने कहा कि साजिश की जो कड़ी है वो लोकल एमएलए के घर से गुजरती है, उसी घर में जिस घर में 2 मार्च की रात बाप और बेटे गए थे। अब यहाँ पर रतन लाल अपना मुंह खोलता है और कहता है कि जब वो घर के बाहर उस रात दोनों बाप बेटे में कुछ बहस हो रही थी, तब कुछ लोग आए, उन्हें अंदर ले गए और उन्होंने अंदर मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे की पिटाई की। और पिटाई करने वालों में बाकी लोगों के साथ साथ विधायक जी का बेटा गणेश जडेजा भी शामिल था, जो ऑलरेडी पिटाई के लिए एक मामले में जेल जा चुका है और अभी जमानत पर है। उसके पिता ने कहा कि उन्होंने काफी ज्यादा पिटाई की और उसके बाद हमें छोड़ा। हम बाहर आए और घर गए। उसके बाद जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरा मीडिया को दिया गया और जब इसके पिता ने ये सीसीटीवी कैमरे को देखा, तो इन्होंने कहा कि ये जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है ये सिलेक्टिव विजुअल जारी किया गया है, क्योंकि वहां पे वो कम से कम 15 से 20 मिनट रुके थे। जब पिटाई हुई थी वो वीडियो जारी नहीं किया गया है। वो सब चीजें कहाँ है? सिर्फ 2 से 3 मिनट का वीडियो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। कुर्सी पर बैठे हैं और घर से निकलने का भी वीडियो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं जा रहा है, क्योंकि बेटे को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। अगर उस विजुअल क्लिप को दिखा दिया जाता तो इससे जाहिर हो जाता कि बेटे यहाँ से किस हालत में गए हैं। अब इनके पिता ने ये इल्जाम लगाया और जो इल्जाम लगा था एक पावरफुल नेता के ऊपर लगा था, जिस कारण फौरन यहाँ पर ऑपोजिशन को एक मुद्दा मिल जाता है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ा तो पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश शुरू की और फिर बकायदा पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलानी पड़ी। अब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पुलिस ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब ये मामला चर्चा का विषय बन गया तो हमने जांच की। हमने जिस जगह ये लाश मिली थी उस जगह पे तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला, लेकिन उस जगह से गुजरने वाले रास्तों पर जब हमने बाकी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो करीब हमने यहाँ पर 150 कैमरे को चेक किया है। उन 150 कैमरे में जितनी भी गाड़ियां थी उन गाड़ियों के डिटेल निकाले गए, फिर उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई। ऐसी पूछताछ में एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि साहब मैं 2:33 पर उस जगह से गुजरा था जहां पर पुलिस को वो लाश मिली है और तब मैंने उस लाश को देखी थी, पड़ी हुई थी वो। तो उस ट्रक ड्राइवर के बयान के हिसाब से पुलिस को लगा कि 2:33 पर इसने ये लाश देखी है, इसका मतलब कि 2:25 के बाद ये एक्सीडेंट हुआ होगा। अब पुलिस ने फिर से उन 150 कैमरे को, बाकी फुटेज को वापस से खंगालना शुरू किया और अब टाइमिंग रखा गया ट्रक ड्राइवर के हिसाब से 2:25 से 2:35 के आसपास का। अब एक बस पर पुलिस की यहाँ पर नजर पड़ती है और उस बस को देखकर पुलिस को एहसास हुआ कि शायद यही वो बस है जिससे एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि उस बस की जो टाइमिंग थी वो ड्राइवर के टाइमिंग के हिसाब से वो मैच कर रही थी। पुलिस ने उस बस के नंबर को खंगालना शुरू किया, उसके नंबर की डिटेल निकाली और डिटेल निकालने के बाद अब उस ड्राइवर तक पहुंचती है पुलिस। ड्राइवर जब पुलिस के सामने आता है तो वो कहता है कि जी साहब ये एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ है, और वो पुलिस से अपना जुर्म भी यहाँ पर कबूल कर लेता है। वो कहता है कि मैं रात वहां से गुजर रहा था और मुझे कुछ वहां पे दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहां अंधेरा था। मुझे मालूम था कि मैं एक इंसान को हिट किया है, लेकिन मैं डर की वजह से गाड़ी को रोकी नहीं और मैं वहां से भाग गया। ये जानने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिस बस से एक्सीडेंट हुआ है उस बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है और बोला है कि ये जो एक्सीडेंट है ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, इसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन कमाल की ये बात थी कि पुलिस की इस सारी दलीलों के बावजूद भी राजकुमार के घर वाले इन चीजों को मानने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि राजकुमार के जिस्म पर 43 इंजरी थी, यानी कि 43 जख्मों के निशान पाए गए थे। अब कई लोगों ने कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो 43 जख्मों के निशान कैसे हो सकते हैं। फिर एक्सपर्ट्स ने बताया कि हो सकता है अगर कोई तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मारती है तो कई बार जो शरीर है, जो बॉडी है, वो रोड पे घिसते हुए आगे बढ़ती है, तो उस दौरान ये निशान बन जाते हैं। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात और लिखी थी। वो अजीब बात ये थी कि राजकुमार के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर अराउंड 7 इंच का एक कट और जख्म मिला था। अब रोड एक्सीडेंट में इस तरीके के जख्म और वो भी प्राइवेट पार्ट्स के अंदर, ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात थी। अब इसी के बाद घर वालों ने लाश को लेने से मना कर दिया और अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम हो और सीबीआई की जांच हो। अब इधर से ये सब चल ही रहा था कि तभी एक दो और चौंकाने वाली बात यहाँ पर सामने आती है। पता चलता है कि जिस बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस बस ड्राइवर के मालिक को इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ड्राइवर ने यहाँ पे कुछ अपने मालिक को बताया ही नहीं था। ये जो सारी बातें थी, ड्राइवर के मालिक को पुलिस द्वारा पता चलती है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि ड्राइवर से अगर कुछ हो जाता है तो वो अपने मालिक को कम से कम जरूर बता देता है। लेकिन उसने अपने मालिक से भी ये सारी बातें छुपाई और यहाँ पे मालिक को ये सब बातें तब पता चलती है जब इसकी जांच पड़ताल होती है लगभग 10 दिन के बाद। तो ये जो बात है ना, ये लोगों के गले से यहाँ पे उतर नहीं रही थी। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो जख्म वाली बात सामने आई थी, वो भी यहाँ पे लोगों के गले से नहीं उतर रही थी। और साथ ही सीसीटीवी कैमरे का जो सिलेक्टेड क्लिप देने वाली वजह थी, वो भी किसी को हजम नहीं हो रहा था। अब इन्हीं सवालों की वजह से अब राजकुमार की मौत शक के घेरे में जाने लगती है। साथ में पुलिस की भी भूमिका समझ में नहीं आ रही थी कि जब 2 मार्च की रात राजकुमार अपने पिता रतन के साथ वहां घर पे पहुंचे थे, वो 20 मिनट तक वहां पे रुके थे, तो जो सीसीटीवी फुटेज थी 20 मिनट की, वो पुलिस वहां पे चेक क्यों नहीं की। पुलिस ने सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही वीडियो क्लिप मीडिया को क्यों दिया। अमूमन ऐसी फुटेज जो होते हैं मीडिया को दी ही नहीं जाती है, लेकिन जो उनके हिसाब से उनके लिए फायदे हो ऐसी चीजों को लीक कर दी जाती है, जो कि यहाँ पर भी देखा गया है। और ये जो वीडियो क्लिप की बात हो रही है, इस पूरे घटना के चश्मदीद गवाह जो है वो राजकुमार के पिताजी है। उनके आंखों के सामने ही उनके बेटे को मारा जा रहा था और विधायक का बेटा जो था वो भी इसमें शामिल था। राजकुमार के पापा ने बताया कि उससे इतना मारा गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब उसके बाद जो बाहर की सीसीटीवी फुटेज है वो भी यहाँ से गायब है। ये पुलिस ने दिए ही नहीं, क्योंकि शायद उनके देने से राजकुमार की चाल से ही पता चल सकता था कि वो किस हालत में वहां पे आया था और किस हालत में वहां से गया था। यहाँ पर विधायक का जो बेटा है वो ऑलरेडी जमानत पर है, और अगर ये सब बातें सामने आ गई तो जमानत कैंसिल ना हो जाए और उसे दोबारा जेल ना जाना पड़ जाए। शायद इस वजह से भी इन सब बातों को यहाँ पे छुपाया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, मीडिया का कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई में राजकुमार की मौत जो है वो क्या रोड एक्सीडेंट है। आखिर ये सारे इत्तेफाक एक ही रात में कैसे हो गए। वो घर से निकला, मंदिर गया, वापस आते वक्त विधायक साहब के घर के अंदर गया, घर के अंदर पिटाई हुई, फिर उसी रात वो गायब भी हो गया। लाश पहले ही मिल गई थी पुलिस को, लेकिन कई दिनों तक लावारिस बताकर उस लाश को राजकोट के सरकारी अस्पताल में मुर्दाघर में रखा गया। अमूमन क्राइम में ऐसी चीजें बड़ी सोच समझ के की जाती है। कहाँ क्या क्राइम करना है, कौन सा इलाका होना चाहिए, कहाँ पे कैमरा मौजूद है, कहाँ पे कैमरा नहीं है। आजकल के क्रिमिनल इन सारी चीजों से अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं और यहाँ भी इन सब चीजों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। अब यहाँ पे परिवार वाले मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट है। उनकी मांग सिर्फ एक ही है कि इस केस को सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश है और उनके बेटे का यहाँ पर कत्ल हुआ है। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला, आईएएस का सपना देखने वाला एक नौजवान की मौत के बाद उसकी माँ बाप की इतनी सी ही मांग है, उसकी जायज है, और कम से कम उन्हें पता चलने का इतना हक तो है ही कि उनके बेटे की मौत की हकीकत क्या है। मुझे लगता है जब इतने सारे केसेस की जांच होती है, सच्चाई सामने आती है, तो इस केस में भी यहाँ पर होना चाहिए। मेरी बस दुआ है कि राजकुमार की मौत का जो भी सच हो वो सामने आए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यहाँ पर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।